लेकिन जल्द ही मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। मुझे नींद आ रही थी और न जाने कब मेरी आंख लग गई और सो गई। सुबह जब आंख खुली तो कपड़ा मेरे पेट पर मौजूद नहीं था। मेरे पूरे जिस्म में अजीब सा दर्द हो रहा था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। जब पूरी आंखें खोलकर देखा तो मैं सामने सोफे के पास मेरा 18 साल का देवर उसी कपड़े को हाथ में पकड़कर खड़ा था। मुझे जागता देखकर उसके चेहरे पर सिकन छा गई। फिर वह बोला, भाभी, मैं आपको जगाने आया था। भाई तो कब का ऑफिस जा चुके हैं। बाकी घर में जो मेहमान थे वह भी उठ चुके हैं और सब आपको ही पूछना है। वह घबराया हुआ लग रहा था कि उससे पहले देवर कभी भी ऐसे मेरे कमरे में नहीं आया था। मैंने देवर की बात सुनी और फिर भारी कदमों से मैं चली गई। मुझे अजीब सी बेचैनी ने जकड़ लिया था। किसी काम में दिल नहीं लगता था। बस हर वक्त सर भारी सा रहता था। 2 दिन ही गुजरे थे कि मेरी तबीयत खराब होने लगी और फिर शाम को केशव घर आए तो उसके साथ डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया। रात को मुझे नींद की दवाइयों की वजह से नींद में रखा गया और मेरे बहुत सारे टेस्ट भी कराए गए। हालांकि मैं कोई ऐसी बीमार नहीं थी कि एडमिट करना पड़े। मुझे हैरानी तब हुई जब अगले रोज़ मेरी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी हालत में यह सब नॉर्मल है, आप माँ बनने वाली है। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। एक कपड़े में ऐसा कौन सा जादू था कि वह 2 दिन में ही मुझे प्रेग्नेंट कर गया। और यह सुनकर मैं भी बहुत खुश थी, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर यह हुआ कैसे। शायद यह कोई ख्वाब है, क्योंकि जिस खबर को सुनने का 7 साल से इंतज़ार कर रही थी वह हमारे से मिलेगी, यह तो मुझे मालूम नहीं था। और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो यह थी कि इन दिनों में मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं था। तो फिर यह हुआ कैसे? लेकिन मैं अपनी हैरानी और परेशानी की वजह से इस खुशी को ख़राब करना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने अपने दिमाग को झटका दिया और सीधा घर के लिए निकल गई। घर आकर केशव ने देवर को यह खुशखबरी सुनाई, मगर न जाने क्यों ये सुनकर वो खुश होने की वजह अपसेट हो गया। उसके चेहरे पर अजीब सी नाराज़गी आ गई, जिसे मैंने बहुत अच्छे से नोट किया। मुझे यह देखकर अजीब लगा। मैंने सोचा कि आज तक वो घर का बच्चा बना रहा है और उसको बहुत अहमियत दी जाती रही है। एक नए बच्चे के आने की खबर शायद उसके लिए खुश नहीं रही। वह सोच रहा होगा शायद उसकी अहमियत कम हो जाएगी। हर दिन यूं गुजरते रहे। इन दिनों केशव भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे और वह सब कुछ भूलकर इस खुशी को दिल से महसूस कर रहे थे। मैं भी उनका साथ दे रही थी। धीरे धीरे मुझे कहीं अफवाह सुनने को मिली, जिन्हें जानकर मैं थोड़ी हैरान भी हुई। ऐसे लाल कपड़ा से सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि अब तक 50 औरतें प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जिनमें एक मैं भी शामिल थी। हमारे इलाके में एक दुकान बेहद मशहूर हो चुकी थी, जहां से ऐसे कपड़ा मिला करते थे, जिनसे औरतें फ़ौरन प्रेग्नेंट हो जाया करती थी। इत्तेफाक से मेरा देवर उसी दुकान पर काम करता था जहां पर यह कपड़ा बिकते थे। मेरे मोहल्ले में जिस भी औरत को चाहिए होता तो मेरा देवर ही उन्हें ला कर देता था। एक रोज़ मेरा दिल चाहा कि उससे पूछ लूँ, आखिर वह लोग ऐसा क्या जादू करते हैं इस कपड़े पर जो औरतें प्रेग्नेंट हो जाती है। मगर मैं जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ, मेरा देवर तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता था, और फिर वह था तो एक बच्चा ही। इससे ऐसी बात करते हुए मुझे खुद शर्म आ रही थी। मुझे प्रेग्नेंट हुए 4 महीने हो गए थे। अचानक एक ऐसा हादसा पेश आया जिसमें मेरी रातों की नींद तक छीन ली। उस शाम में किचन में थी कि मेरा पति हैरान परेशान से घर आया और मेरे देवर को छिपाने लगा। वह घबराते हुए देवर को अलमारी में छिपा रहा था और साथ साथ कह रहा था कि कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना। मैं वहाँ खड़ी लगातार वजह पूछ रही थी,
मगर वह कुछ ना बता रहा था। तभी अचानक पुलिस हमारे घर आई और मेरे पति के शव को पकड़कर अपने साथ ले गई। मैं वजह पूछते रही, इनके आगे हाथ जोड़ती रही, मगर किसी को हम पर रहम ना आया। मेरे पति ने अपने आप को छुड़ाने की भी कोई कोशिश नहीं की। पुलिस चली गई तो मैंने रोते हुए देवर को बाहर निकाला। मुझे उस पर शक हो रहा था। ना जाने इसमें ऐसा क्या किया था जिसे केशव ने अपने सर लेकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। मैंने रोते हुए देवर को थप्पड़ मारा और बोली कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारी वजह से मेरे मासूम पति केशव को पुलिस ले गई। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, इतनी सी उम्र में तुमने पुलिस को अपने पीछे लगा लिया। कुछ शर्म लिहाज है कि बेचकर खा गए। देवर मुझे खूंखार नज़रों से देखने लगा और फिर गुस्से से बोला, जाकर अपने पति से ही पूछ लो कि मैंने क्या किया है, या फिर सब कुछ उन्होंने ही किया है। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता और मेरे मुंह न लगा करो। अपने काम से काम रखो। इसका लहजा ऐसा था मानो मुझे मार ही डालेगा। उसने कभी मुझसे इस तरह से बात ना की थी। ना जाने कौन से गलत काम में लग चुका था जिस वजह से उसका लहजा और तमीज़ सारी खत्म हो गई थी। मुझ पर तो कयामत ही टूट पड़ी थी। मुझे हर हाल में अपने पति को वापस लाना था। अगले दिन मुझे जो खबर सुनने को मिली उसे सुनकर मैं सांस लेना ही भूल गई। उस रुमाल वाली दुकान पर काम करने वाले लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही थी, क्योंकि वह दुकानदार रुमाल में बेहोशी की दवा मिला रहा था। इस रुमाल को गिरा करने से औरत बेहोश हो जाया करती थी। फिर उसके साथ न जाने ऐसा क्या होता था कि वह चंद दिन बाद प्रेग्नेंट हो जाती थी। दिमाग सोच कर फटने लगा था। मुझे मेरे देवर पर शक हुआ। केशव ने बताया था कि दुकान पर सिर्फ 2 ही लोग काम करते हैं, एक मालिक और दूसरा मेरा देवर, जिसे मैं मासूम रतनगढ़ समझ रही थी। वह उन औरतों के साथ इससे आगे सोच कर ही मेरी रूह कांप जाती थी। मैं फर्श पर बैठकर रोने लगी। देवर ने अगर कुछ किया था तो पुलिस केशव को क्यों लेकर गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह अपने पति को बेगुनाह साबित करूं। तभी दरवाज़ा खुला और देवर घर में अंदर आया। उसके हाथ में एक बैग था जिसको वह छुपाने की नाकाम कोशिश करता तेज कदम उठाते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहा था। मैं समझ गई कि ज़रूर इसमें उसके खिलाफ कुछ ऐसा मौजूद होगा जो अगर मैं हासिल कर लूँ तो मेरे पति बेगुनाह साबित हो सकते हैं। मैं उसके कमरे की खिड़की की तरफ आ गई। थोड़ी सी खिड़की खोलकर देखा तो मेरा देवर वह बैग अलमारी में रख रहा था। उसने अलमारी बंद कर दी और उसे लॉक करके चाबी एक दराज में रख दी। अब जैसे ही रात हुई मेरा देवर गहरी नींद में सो गया। मैं उसके कमरे में गई। मैंने चुपके से वह बैग उसके अलमारी से निकाला और उसके कमरे से बाहर आ गई। मैंने अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। जब भी मैंने बैग खोला तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसमें बहुत सी टेस्ट ट्यूब रखी थी। मैं सुबह होते ही वह सारी टेस्ट ट्यूब एक लेबोरेटरी में लेकर गई। जब इसकी जांच पड़ताल कराई तो मेरे होश उड़ गए कि ऐसा भी हो सकता है। यह मैंने कभी सोचा तक नहीं था। लेकिन अपने शक को पुख्ता करने के लिए जब मैंने अपना और उन औरतों का टेस्ट करवाया जिसने वो रुमाल पेट पर रखा था, तो रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट को देखने के बाद मैंने अपने बाल नोच लिए। मुझे मिलाकर तकरीबन 50 औरतों के अंदर मेरे देवर के बच्चे पल रहे थे, और वह जिसको मैं बच्चा समझती थी वह तो न जाने कब से यह सब कर रहा था। मोहल्ले की वह लेडी डॉक्टर जिसने मुझे एक रात के लिए हॉस्पिटल में रखा था, वह भी इस काम में शामिल थे, क्योंकि सब औरतें इसी के पास जाती थी, क्योंकि उस दुकान से रुमाल के साथ उस डॉक्टर का कार्ड भी दिया जाता था।
और यह सब मेरे देवर ने पुलिस को बताया, क्योंकि मैंने वह तमाम सबूत पुलिस के हवाले कर दिए ताकि मैं अपने पति को बेगुनाह साबित कर सकूं। मुझे अफसोस इस वक्त हुआ जब मुझे मालूम हुआ कि मेरा पति भी इस काम में मिला हुआ था। जब उस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि यह सब रहता उसी का फैलाया हुआ है। वह कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट है और उसने ही मेरे देवर पर पहले एक्सपेरिमेंट किया और कामयाब के बाद ही उसने वह प्लान बनाया था, क्योंकि ज़्यादातर बांझ औरतें ही वो रुमाल लाखों का खरीदती थी और उनकी मजबूरी का यह सब फ़ायदा उठाते थे और आमदनी आधी आधी कर ली जाती थी। इनका तरीका यह था कि औरतों को रुमाल से बेहोश किया जाता था और ऐसी दवा उन्हें सूंघाई जाती जिससे उन्हें चक्कर आते, तबीयत खराब होने लगती। ऐसी तमाम दवाएं इस रुमाल पर लगाई जाती थी और जब वह लेडी डॉक्टर के पास जाते तो वो एक रात में हॉस्पिटल में एडमिट करके टेस्ट ट्यूब बेबी का काम करती और अगली सुबह की रिपोर्ट में वही दिखा देती कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी है। हम बेवकूफ़ औलाद को तरसती हुई औरतें इस रुमाल को करामती रुमाल समझ बैठी थी और ख़ुद को बर्बाद कर लिया करती थी। और मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि इतनी बड़ी पढ़ी लिखी होने के बावजूद मैं ऐसे सब झांसे में आ गई थी। लेकिन सच कहते हैं माल और औलाद दोनों का मामला सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारी अगली अपडेट के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर ले।